मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेम बाय अरुण गुप्ता। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9 ये स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो है वो 3 मार्क्स का चैप्टर है और आज के वीडियो लेक्चर में जितना भी इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे उसका पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिए और उसके जो नोट्स हैं वो अपने नोटबुक के अंदर नोट कीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो लेक्चर को आप देखिए, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए और अगर आपकी कोई डिफिकल्टीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके उन डिफिकल्टीज के बारे में बता सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये चैप्टर स्टार्ट होता है लवण के प्रकार से, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। लवण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लवण? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकल लवण। एकल लवण या इन्हें हिंदी में साधारण लवण भी कहा जाता है। साधारण लवण, इंग्लिश में इनको बोलते हैं सिंगल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट। सिंगल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं द्विक लवण। द्विक लवण, द्विक का मतलब है 2। इन्हें जालक यौगिक भी कहा जाता है। जालक यौगिक यानी लैटिस कंपाउंड। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है डबल सॉल्ट, द्विक लवण, और जालक यौगिक का मतलब लैटिस कंपाउंड। डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड, जालक यौगिक अर्थात लैटिस कंपाउंड। अब इसके बाद नंबर 3 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप मान सकते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है वो बेसिकली इन्हीं सॉल्ट से स्टार्ट होगा और उन्हें कहा जाता है संकुल लवण। संकुल लवण या उपसहसंयोजक यौगिक। जैसा इस चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक, तो ये जो लवण है संकुल लवण यही उपसहसंयोजक यौगिक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। संकुल लवण इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम इन तीनों सॉल्ट्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकल लवण यानी सिंगल सॉल्ट क्या होते हैं। तो वे लवण जो जलीय विलयन में आयनित होकर एक ही प्रकार का धनायन व एक ही प्रकार का ऋणायन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एकल लवण। दैट मीन्स दोज सॉल्ट्स which give single type of cation and single type of anion by ionization in aqueous solution are known as single salt। तो देखिए एकल लवण ऐसे लवण हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है AQ, इसका मतलब है एक्वस यानी जलीय। तो जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो पानी में ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयनित या वियोजित हो जाएगा, और आयनित या वियोजित होकर सोडियम प्लस Na प्लस और क्लोराइड आयन देगा। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो इसको हम पानी में डालेंगे तो ये किस प्रकार आयनित होगा? NH4 प्लस जिसे अमोनियम आयन कहते हैं और Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन। और इसी प्रकार हम कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला है CuSO4, तो इसको पानी में डालेंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में इस प्रकार से आयनित हो जाएगा और कॉपर +2 Cu+2 और SO4-2 आयन देगा। अब देखिए एकल लवण जो होते हैं वो जलीय विलयन में आयनित होकर एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन देते हैं। जैसे NaCl एक ही प्रकार का धनायन यानी कैटायन दे रहा है Na+ और एक ही प्रकार का ऋणायन यानी दे रहा है Cl-। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड एक ही प्रकार का धनायन अमोनियम दे रहा है और एक ही प्रकार का ऋणायन क्लोराइड दे रहा है।
और इसी प्रकार कॉपर सल्फेट जलीय विलयन में आयनित होकर एक ही प्रकार का धनायन Cu+2 और एक ही प्रकार का ऋणायन SO4-2 दे रहा है। इसीलिए इन लवणों को कहते हैं एकल लवण यानी सिंगल सॉल्ट। दैट मीन्स दोज सॉल्ट्स which give single type of cation and single type of anion by ionization in aqueous solution are known as single salt। अब देखिए एकल लवण जो हैं इनकी एक विशेषता है, ये लवण जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। That means these salts are completely ionized in aqueous solution। पूर्णतः आयनित होने का मतलब है कि जैसे सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा, आयनित हो जाएगा Na+ और Cl- आयन। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड को जल में डालेंगे तो वो अमोनियम प्लस और क्लोराइड आयनों में टूट जाएगा। कॉपर सल्फेट Cu+2 और SO4-2 आयनों में टूट जाएगा। और इसी कारण इन लवणों का जलीय विलयन अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण देता है। अवयवी आयनों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। लवण जिन आयनों से मिलकर बना है वो कहलाते हैं उसके अवयवी आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मतलब ये है कि सॉल्ट जिन आयन से मिलकर बना है वो उसके कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जैसे सोडियम क्लोराइड के अवयवी आयन है Na+ और Cl-। अमोनियम क्लोराइड के अवयवी आयन है NH4+, Cl-। कॉपर सल्फेट के अवयवी आयन है Cu+2 और SO4-2। इसलिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपको Na+ आयन का भी परीक्षण देगा और क्लोराइड आयन का भी ये परीक्षण यानी केमिकल टेस्ट देगा। यानी इस आयन के जलीय विलयन से हम Na+ का भी टेस्ट कर सकते हैं और क्लोराइड का भी टेस्ट कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से आप NH4+ यानी अमोनियम का भी टेस्ट कर सकते हैं और Cl- का भी टेस्ट कर सकते हैं। और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम Cu+2 यानी कॉपर आयन और सल्फेट आयन दोनों का टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी लवण में, किसी भी सॉल्ट में, उसके एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही आप उस लवण को पानी में डालेंगे वो आयनों में टूट जाता है। और अगर आयन मुक्त अवस्था में विलयन में होगा, फ्री स्टेट में होगा, तभी हम उसका केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये केमिकल टेस्ट मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लोराइड आयन को कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी लवण के अंदर, किसी सॉल्ट के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले आप उसकी थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सॉल्ट है जिसमें क्लोराइड आयन है, तो आप इस क्लोराइड आयन के सॉल्ट का जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन लीजिए और इसमें मिला दीजिए सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या होगा, क्लोराइड आयन इस सिल्वर नाइट्रेट के Ag+ आयन से कंबाइन होगा, इससे जुड़ जाएगा और इससे जुड़ने पर क्या बनाएगा, Ag+ जुड़ेगा Cl- से, तो ये बन जाएगा AgCl। और सिल्वर क्लोराइड लवण जल में लगभग अविलय होता है। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें इसका वाइट PPT यानी श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। इंग्लिश में अवक्षेप को प्रेसिपिटेट कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम PPT कहते हैं। इसका मतलब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी लवण के जलीय विलयन में क्लोराइड आयन मौजूद है। तो आप उस लवण का जलीय विलयन लीजिए, उसमें क्लोराइड आयन होगा, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलाने पर अगर हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि इसमें क्लोराइड आयन मौजूद है। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास ये बॉइलिंग ट्यूब है। अब इस बॉइलिंग ट्यूब में मैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेरे पास में, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं इस बॉइलिंग ट्यूब में डाल रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन। तो आपको पता ही है HCl जो है, ये HCl का जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसमें दो आयन है H+ और Cl-। अब मैं इसमें ये सिल्वर नाइट्रेट मिलाने जा रहा हूँ AgNO3। तो देखिए होगा क्या कि क्लोराइड आयन इसके अंदर है और क्लोराइड आयन के जलीय विलयन में जब हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो ये देखिए मैंने मिलाया इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो आप देख सकते हैं कि आपको टेस्ट ट्यूब में एक श्वेत
अवक्षेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये अवक्षेप क्या होता है? जब हम दो सॉल्यूशंस, दो विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने पर बनने वाला उत्पाद अगर जल में अविलय हो यानी इनसॉल्युबल हो तो हम कहते हैं कि इसका हमें क्या प्राप्त हुआ? अवक्षेप यानी पीपीटी। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन था जिसमें क्लोराइड आयन थे, उसमें जैसे ही मैंने ये सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाते ही आपने देखा कि Ag प्लस आयन क्लोराइड आयन से जुड़े और ये AgCl का वाइट पीपीटी हमें प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोराइड आयन का टेस्ट आप किससे कर सकते हैं? याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरीके से ब्रोमाइड आयन का टेस्ट भी किससे किया जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट से। ये चीज़ आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगी, थ्योरी में तो काम आ ही रही है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बस अगर ब्रोमाइड आयन होगा तो अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgBr का। और ये अवक्षेप होता है हल्का पीला यानी पेल येलो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेल येलो। और इसी प्रकार आयोडाइड आयन का टेस्ट भी अगर हमें करना है तो अगर किसी भी सॉल्ट में, किसी भी लवण में आयोडाइड आयन उपस्थित है तो आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाइए और सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर अगर हमें येलो पीपीटी यानी पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो वो निश्चित करेगा, कंफर्म करेगा कि इस सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। तो ये पीपीटी किसका बनेगा? AgI का। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके टेस्ट आप किससे कर सकते हैं? AgNO3 के साथ। अगर AgNO3 मिलाने पर व्हाइट पीपीटी आए तो वो पीपीटी हमेशा किसका होगा? AgCl का होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक सल्फेट का मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर किसी लवण के जलीय विलयन में सल्फेट आयन प्रेजेंट है तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो ये याद रखना है आपको, सल्फेट का टेस्ट हम किससे करते हैं? बेरियम क्लोराइड। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में दो आयन होते हैं, बेरियम +2 और क्लोराइड आयन। बेरियम आयन की सल्फेट आयन से स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है तो बेरियम सल्फेट से कंबाइन होगा और कंबाइन होके बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट और इसका आपको क्या प्राप्त होगा? श्वेत अवक्षेप। तो अगर किसी लवण के जलीय विलयन में कौन सा आयन मौजूद है? सल्फेट। तो आप उसका केमिकल टेस्ट किससे कर सकते हैं? बेरियम क्लोराइड से। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं एक सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सॉल्ट नहीं, सॉरी, ये एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनित किस प्रकार होगा? H+ और SO4- 2 यानी सल्फेट आयन में, यानी H2SO4 के जलीय विलयन में सल्फेट आयन मौजूद है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें सल्फेट आयन है। अब मुझे पता लगाना है कि इसमें सल्फेट आयन है या नहीं। तो ये मेरे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। किसका? BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फेट आयन है। दोनों को मिलाने पर देखिए क्या होता है, तो सल्फेट आयन में ये गया बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड जाते ही आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सल्फेट जैसे ही बेरियम +2 से कंबाइन होगा तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आपको मिल जाएगा। अब याद रखने की बात कि हमें याद क्या रखना है? हमें याद बस इतनी सी बात रखनी है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका टेस्ट हम किससे करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे। सल्फेट का टेस्ट किससे होगा? बेरियम क्लोराइड से होगा। अगर आप किसी लवण के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं, ध्यान से सुनिएगा, सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं और आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाए, सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो ये इस बात का प्रमाण है, संकेत है कि उस सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। जैसे आपको कोई कहा जाए कि एक लवण के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर श्वेत अवक्षेप आता है, तो ये किस आयन की उपस्थिति को प्रमाणित करता है? आप कहेंगे क्लोराइड। और पीपीटी किसका है? AgCl। AgNO3 मिलाने पर व्हाइट पीपीटी किसका आएगा? AgCl का। और इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड आपने किसी लवण के जलीय विलयन में मिलाया और व्हाइट पीपीटी आ गया,
तो ये प्रमाणित करेगा कि उसके अंदर सल्फेट आयन है। और बेरियम क्लोराइड मिलाने पर श्वेत अवक्षेप किसका प्राप्त होगा? बेरियम सल्फेट। अब इसको सम अप करते हैं। एकल लवण, वे लवण जो जलीय विलयन में आयनित होकर एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन देते हैं, उन्हें एकल लवण कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट, ये आयनित होगा, आयनित होकर एक ही प्रकार का धनायन देगा Cu+2, एक ही प्रकार का ऋणायन सल्फेट। और ये लवण क्योंकि जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसलिए इन लवणों का जलीय विलयन अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण देता है। यानी जिन आयनों से बने हैं उनका परीक्षण आप इसके जलीय विलयन में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम देखते हैं द्विक लवण या जिन्हें कहा जाता है जालक यौगिक। तो द्विक लवण या जालक यौगिक क्या होते हैं? दो भिन्न भिन्न एकल लवणों के जलीय विलयनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वाष्पित करने पर प्राप्त लवण क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको कहा जाता है डबल सॉल्ट। द्विक लवण का मतलब है डबल सॉल्ट। और जालक यौगिक यानी लैटिस कंपाउंड। दो भिन्न भिन्न प्रकार के एकल लवणों के जलीय विलयन को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वाष्पित करने पर प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाते हैं। दैट मीन्स दोज सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट aqueous solution of different single salt are known as double salt। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं FAS। F फॉर फेरस, A फॉर अमोनियम और S फॉर सल्फेट। इसे मोर सॉल्ट भी कहा जाता है और हिंदी में इसे या तो हम ऐसे लिख देते हैं मोर या मोहर लवण। वैसे H यहाँ साइलेंट होता है, ये स्पेलिंग है। अब ये जो लवण है ये दो एकल लवणों को मिलाकर बनाया गया है। किस किस को? फेरस सल्फेट FeSO4 और दूसरा जो लवण है वो है अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है NH4 और इस लवण के साथ 6 जल के अणु जुड़े होते हैं। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस लवण के साथ जल के अणु बंधित होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उस जल को क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेरस अमोनियम सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल या जल के अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में उपस्थित हैं, क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में उपस्थित हैं, तो जवाब होगा 6, यानी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे वो क्रिस्टलीय जल के रूप में उपस्थित हैं। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का, पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी कहते हैं आम भाषा में। अब ये जो पोटाश एलम है इसका फॉर्मूला ये होता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। तो पोटाश एलम दो एकल लवणों को मिलाकर बनाया गया 1:1 में, 1:1 में, एक पोटेशियम सल्फेट और दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो दो भिन्न भिन्न एकल लवण कौन कौन से हुए? पोटेशियम सल्फेट, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट। इनको 1:1 में हमने इनके एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन को मिलाया और वाष्पित करने पर, हमें वेपोराइज करने पर जो क्रिस्टलीय ठोस लवण प्राप्त हुआ फिटकरी पोटाश एलम, उसे हमने कहा ये है डबल सॉल्ट। तीसरा एग्जाम्पल इसका है जो मैग्नीशियम धातु का अयस्क भी है, विच इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम मेटल, और उसका नाम है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2O, यानी इसमें 6 जल के अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हमें अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं कि डबल सॉल्ट के ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। FAS या मोर सॉल्ट किसका डबल सॉल्ट है? किन दो सिंगल सॉल्ट को मिलाकर बनाया गया? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। पोटाश एलम
पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट है, और कार्नेलाइट पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट है। अब द्विक लवण भी जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी डबल सॉल्ट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी लवण जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएगा, जैसे हम बात करें इस लवण की फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट है, ये कैसे जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में आयनित होगा, डिसोसिएट होगा फेरस और सल्फेट में। इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट कैसे टूटेगा, अमोनियम आयन में और सल्फेट आयन में। तो इस लवण का जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट विल गिव केमिकल टेस्ट ऑफ फेरस, सल्फेट, अमोनियम, और ये तो सेम है यहाँ पे सल्फेट सल्फेट। तो इस लवण का जलीय विलयन हमें फेरस का भी रासायनिक परीक्षण देगा, सल्फेट का भी देगा और अमोनियम का भी देगा। सल्फेट का कैसे केमिकल टेस्ट किया जाता है वो आपको अभी मैंने जब सिंगल सॉल्ट बताए थे एक्सपेरिमेंट करके भी आपको बताया था कि बेरियम क्लोराइड के साथ सल्फेट आयन युक्त जलीय विलयन बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप देता है। इसी प्रकार ये जो पोटाश एलम है इसमें आप पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन तीनों का टेस्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये लवण जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। दीज सॉल्ट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्ट अगर कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो उसके जलीय विलयन में उसके सभी अवयवी आयन मौजूद होंगे, यानी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स होंगे। और आयन यदि फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है जलीय विलयन में, तो आप उसका केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट्स गिव केमिकल टेस्ट ऑफ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स बिकॉज दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रकार के लवण जो कि है संकुल लवण या जिन्हें कहा जाता है उपसहसंयोजक यौगिक। तो देखिए यहां से मेन हम बात करें तो हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट है वो यही है और चैप्टर का नाम भी इन्हीं पर बेस्ड है, उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। संकुल लवण इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उपसहसंयोजक यौगिक इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन्हें समझने से पहले क्या होते हैं एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्ट है KCN जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। अब इस पोटेशियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में हमने ये सिंगल सॉल्ट एकल लवण मिलाया जिसका नाम है फेरस साइनाइड FeCN2। इसको हमने मिलाया 4:1 में 4:1 में, यानी 4 मोल इसके और 1 मोल इसका। तो मिलाने पर हमारे पास एक सॉल्ट बनता है और इस सॉल्ट यानी लवण को हम इस प्रकार लिखते हैं K4FeCN6। हालांकि मैं इस सॉल्ट को इस तरीके से भी लिख सकता था 4KCN FeCN होल ट्वाइस, क्योंकि देखने पर ऐसा लगता है कि ये पोटेशियम साइनाइड सॉल्ट है जो कि एकल लवण है, सिंगल सॉल्ट है। ये फेरस साइनाइड है, ये भी एक एकल लवण यानी सिंगल सॉल्ट है। दो अलग अलग सिंगल सॉल्ट्स को हमने मिलाया तो दो एकल लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो लवण हमें प्राप्त होता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था डबल सॉल्ट, लेकिन इस सॉल्ट को हमने इस तरीके से नहीं लिखा। अगर ऐसे लिखते तो हम ये समझते कि ये द्विक लवण है, हमने इसे ऐसे लिखा है और उसका कारण क्या है वो अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये जो यहां पे हमें लवण प्राप्त हुआ है ये यहां पे कहलाता है संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। या संकुल लवण जो होते हैं उन्हें उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी संकुल लवण होते क्या है। देखिए अगर ये लवण द्विक लवण होता, डबल सॉल्ट होता, तो मैंने आपको बताया था कि सभी द्विक लवण जो होते हैं वो जलीय विलयन में
अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं, यानी सभी डबल सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का केमिकल टेस्ट देते हैं। लेकिन ये जो सॉल्ट है ये केवल आपको किस आयन का रासायनिक परीक्षण देगा? केवल पोटेशियम यानी K+। इस लवण का जलीय विलयन आपको ना तो फेरस आयन का टेस्ट देगा, फेरस आयन होता है Fe+2, और ना ही आपको ये साइनाइड आयन का टेस्ट देगा जिसका फॉर्मूला है Cn-। अगर ये डबल सोल्ट होता, दो सॉल्ट को हमने मिलाया, मिलाने पर हमें ये मिला, तो अगर डबल सोल्ट होता तो इसको कंप्लीटली आयोनाइज होना चाहिए था और इसे हमें को टेस्ट किस किस का देना चाहिए था? KCN कैसे टूटता? K+, Cn-। फेरस साइनाइड कैसे आयनित होता? फेरस और साइनाइड आयन। तो हमारे को इसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का केमिकल टेस्ट मिलता अगर ये डबल सोल्ट होता, पोटेशियम का, साइनाइड का और फेरस का। लेकिन इससे हमें केवल किसका टेस्ट मिल रहा है? जो आयन ब्रैकेट के बाहर है। कौन सा है? K यानी पोटेशियम। अब देखिए इन सॉल्ट्स को कैसे आयनित होते हैं जलीय विलयन में, तो उसको आयनित करने का क्या मेथड होता है, क्या ट्रिक होती है वो आप समझिए। ब्रैकेट के बाहर जो आयन लिखा हुआ है उसे आप देखिए, तो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? K मतलब पोटेशियम। कितने पोटेशियम आयन है? 4। तो पहले आप इसे आयनित करके लिख दीजिए। तो ये जो संकुल लवण है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जलीय विलयन में आयनित होकर देगा 4 पोटेशियम आयन। अब उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला आयन है, ये बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट आप बनाइए, FeCN6। अब क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम पे, तो ब्रैकेट वाले आयन पर माइनस का चार्ज आएगा, यानी ये धनायन है, कैटायन है, तो ये ऋणायन होगा यानी एनायन होगा। तो इस पे टोटल चार्ज कितना बन रहा है? एक पोटेशियम पर है +1, तो 4 पे हो गया +4, तो इसलिए इस पर चार्ज लगा दीजिए -4। तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं उसमें ब्रैकेट के बाहर जो आयन होता है उसे हम सिंपल आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल आयन, हिंदी में सरल आयन। और जो आयन ब्रैकेट के अंदर होता है या स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज होता है उसे हम कहते हैं हिंदी में संकुल आयन। संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये जो FeCN6-4 आयन है वो यहां पर है कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये जो लवण है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? संकुल लवण। ये जलीय विलयन में केवल किस आयन का परीक्षण देगा? जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी इसके जलीय विलयन से आप केवल पोटेशियम आयन का केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। ये ना तो आपको Fe+2 का टेस्ट देगा फेरस का, और ना ही साइनाइड का। अब आप बोलेंगे कि भी फेरस का और साइनाइड का टेस्ट क्यों नहीं देता है? तो उसका देखिए बहुत ही आसान सा जवाब है। ये मैं एक बार यहां दोबारा लिखता हूं इस सॉल्ट को, K4FeCN6, जो कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसे आयनित करना है? ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम कितने? 4, 4K+। अब ये ब्रैकेट बनाया FeCN6, इस पे टोटल चार्ज +4, तो इस पे हो गया -4। ये आयन है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। ब्रैकेट वाला जो आयन है उसे कहेंगे संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन। और ये है सिंपल आयन, सरल आयन। तो केवल किसका केमिकल टेस्ट आप इसमें कर सकते हैं? पोटेशियम का। ये आपको फेरस और साइनाइड का केमिकल टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसका रीजन ये है कि यहां फेरस आयन जो है और साइनाइड आयन ये मुक्त अवस्था में नहीं है, ये फ्री नहीं है। ये आयन टूटता नहीं है, डिसोसिएट नहीं होता है। किस में डिसोसिएट नहीं होता? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, अपने अवयवी आयनों में। इसके अवयवी आयन कौन से हैं? किन से बना है? फेरस और साइनाइड से। तो जलीय विलयन में ये आयन पर्याप्त स्थायी है। दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, और इसलिए ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता। यहां पे मैंने एरो का साइन लगा के ऊपर गोला करके क्रॉस किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा ये फेरस और साइनाइड में टूटेगा नहीं।
और जब टूटेगा नहीं तो इसके जलीय विलयन में ना तो मुक्त अवस्था में फेरस होगा और ना ही साइनाइड होगा। इसलिए संकुल लवणों का जलीय विलयन, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए संकुल लवणों का जलीय विलयन अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देता है। तो क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन होगी संकुल लवणों की? वे लवण जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वे लवण जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं और जिनका जलीय विलयन केवल सरल आयन का ही रासायनिक परीक्षण देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लवण जलीय विलयन में आयनित होकर एक तो सरल आयन देते हैं और दूसरा संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। और संकुल आयन विलयन में पर्याप्त स्थायी होता है, इसलिए ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित या विभक्त नहीं हो पाता है। तो जब संकुल आयन जो जैसे आप देख रहे हैं ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होगा, तो इन आयनों के आप परीक्षण यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊं, वैसे ये चीज हम आगे पढ़ेंगे जब हम बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि संकुल लवणों को उपसहसंयोजक यौगिक क्यों कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। कि फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूं। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मेटल लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे Fe, ये Fe किस रूप में है? Fe+2, और दूसरा यहाँ पे साइनाइड। यहाँ पे फेरस और साइनाइड के बीच में उपसहसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। क्या होता है आगे डिटेल में आपको समझाएंगे। तो फेरस और साइनाइड एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए हैं और ये बॉन्ड जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में भी टूटता नहीं है Fe+2 और साइनाइड के बीच में, इसलिए फेरस से साइनाइड अलग नहीं होगा, ये आयन आपस में टूटेंगे नहीं, मुक्त अवस्था में नहीं आएगा, आयन फ्री स्टेट में नहीं आएगा। इसलिए बस सीधी सी बात याद रखिए कि ये जो लवण होते हैं इसमें आपको किसका केमिकल टेस्ट मिलेगा? ब्रैकेट को भूल जाइए, ब्रैकेट में जो भी है उसका आप टेस्ट नहीं कर सकते, जो ब्रैकेट के बाहर आयन है केवल उसी का परीक्षण। तो एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूं, संकुल लवण क्या होते हैं? वे लवण जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं और इसी कारण इन लवणों का जलीय विलयन अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देता है और ऐसे लवणों को क्या कहा जाता है? संकुल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताऊंगा कि किस संकुल लवण का जलीय विलयन किस आयन का परीक्षण देगा और किसका परीक्षण नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला लवण हम देखते हैं, ये है अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए कि इस संकुल लवण का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन किस आयन का आपको टेस्ट देगा। तो बस सीधी सी बात देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या है? ये ब्रैकेट है, इसके बाहर है सल्फेट, तो किसका परीक्षण देगा? ये केवल सल्फेट का, कॉपर का टेस्ट नहीं देगा, ब्रैकेट में जो भी है उसका टेस्ट नहीं आएगा। उसी प्रकार इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, ये किसका टेस्ट देगा? ब्रैकेट के बाहर जो है वो है क्लोराइड, तो क्लोराइड का टेस्ट देगा। इसी प्रकार इस सॉल्ट को देखिए, इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन किसका टेस्ट देगा? केवल K यानी पोटेशियम। ब्रैकेट के बाहर जो आयन होता है उसे सरल आयन कहते हैं, सिंपल आयन, और जो ब्रैकेट के अंदर वाला आयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन। अगर ये जलीय विलयन में आयनित होगा तो किस प्रकार आप इसे आयनित करेंगे? ब्रैकेट के बाहर अगर कोई आयन है तो पहले उसे आयनित करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे सल्फेट है, तो सबको पता है सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4-2, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब इस पे माइनस का चार्ज है तो ब्रैकेट वाले आयन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, तो -2 इस पर है तो इस पे +2 लगा दीजिए। ये इसका हो गया कॉम्प्लेक्स आयन यानी संकुल आयन, और जो ब्रैकेट के बाहर वाला आयन है वो सरल आयन, सिंपल आयन। किसका टेस्ट देगा इस कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन? सल्फेट का आप केमिकल टेस्ट इससे कर सकते हैं। इसके जलीय विलयन को लीजिए और उसमें बेरियम क्लोराइड मिलाइए, मिलाते ही आपको बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT मिल जाएगा। अब इसको कैसे आयनित करोगे? तो ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है तो यहां आपने लिखा Cl- क्लोराइड, ये ब्रैकेट बनाया,
सिल्वर AgNH3 का होल ट्वाइस, अब क्लोराइड आयन पे -1 तो इस पे हो गया +1। ये कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन और ये सरल आयन। तो इस संकुल का जलीय विलयन किस आयन का आपको रासायनिक परीक्षण देगा? क्लोराइड आयन का परीक्षण देगा, सिल्वर आयन का परीक्षण नहीं देगा, क्योंकि सिल्वर आयन इस NH3 से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इस तरीके से इसी को आयनित करें तो कितने पोटेशियम है? 3, तो 3K प्लस FeCN6 -3, FeCN6 -3। ये इसका सिंपल आयन, सरल आयन और ये संकुल आयन। तो संकुल लवणों का जलीय विलयन केवल सरल आयन का ही रासायनिक परीक्षण देता है। Aqueous solution of complex salt only gives the chemical test of their simple ion. Simple ion का मतलब ion which is present outside the square bracket, ब्रैकेट के जो बाहर है। अब देखिए, एक आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है, संकुल आयन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको देखिए, इसमें भी कॉम्प्लेक्स आयन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे संकुल जिनमें संकुल आयन धनायन होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे संकुल जिनमें संकुल आयन क्या होता है? धनायन, उन्हें हम कहते हैं धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच complex ion is cation, complex ion is cation are known as cationic complexes। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये संकुल धनायनिक संकुल है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी संकुल आयन क्या है? धनायन है, तो इसलिए ये भी किस प्रकार का संकुल होगा? धनायनिक संकुल, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसमें संकुल आयन ऋणायन है, यानी कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, तो इस कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहेंगे? ऋणायनिक संकुल, इंग्लिश में एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो 3 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, संकुल होते हैं, एक धनायनिक, एक ऋणायनिक और एक नॉन आयनिक, या आप उन्हें उदासीन संकुल भी कह सकते हैं। उदासीन संकुल यानी कि जो जलीय विलयन में आयनित होकर ना तो धनायन देंगे और ना ही ऋणायन। अब पता कैसे लगेगा कॉम्प्लेक्स को देखने पर कि वो धनायनिक संकुल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, या ऋणायनिक संकुल है, या उदासीन है? अगर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसका मतलब पहले जो हमारा आयन है उस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम किसी भी लवण का सूत्र जब लिखते हैं, रासायनिक सूत्र, तो पहले किसको लिखते हैं? धनायन को, बाद में लिखते हैं ऋणायन को। यहां पे आपको दिख रहा है सरल आयन क्या है? ऋणायन, तो ब्रैकेट वाले पे पॉजिटिव होगा, इसलिए धनायनिक संकुल है। अगर पहले ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ आयन, तो ये धनायन हो गया और ये क्या हो गया? ऋणायन, तो इसलिए ये आयन क्या होगा? ऋणायन होगा। और कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रैकेट के बाहर कोई आयन ही नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल NiCO4, क्या इसमें ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हुआ है? क्या ब्रैकेट के बाहर है? नहीं है, यानी केवल ब्रैकेट ही है, जिसको हम समन्वय मंडल भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये कोई आयन नहीं देगा, इसको हम कहेंगे उदासीन संकुल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार FeCO5, ये भी किस प्रकार का संकुल है? अनायनिक संकुल है, नॉन आयनिक है, यानी ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट से पहले, ब्रैकेट के बाद कोई आयन नहीं है, सरल आयन नहीं है, तो इसलिए ये किस प्रकार का संकुल होगा? उदासीन। तो कितने प्रकार के संकुल होते हैं? 3 प्रकार के, धनायनिक, ऋणायनिक और नॉन आयनिक या उदासीन। तो देखिए, इसके बाद जो अभी मैंने आपको बात समझाई संकुल लवणों के बारे में, तो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस संकुल लवण का जलीय विलयन AgNO3 विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप यानी व्हाइट पीपीटी देगा? अगर इंग्लिश में हम बोले तो aqueous solution of which complex salt will give white PPT with silver nitrate?
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी कब आएगा? जब एक्वस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन मौजूद हो, Cl-। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD के। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन इसमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। और ये जो पीपीटी होगा, ये आपको पता ही है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी आने का मतलब है कि उसमें क्लोराइड आयन मौजूद है और पीपीटी किसका आ रहा है? AgCl का आ रहा है। तो पहले इसको देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, केवल किसका केमिकल टेस्ट देते हैं? जो ब्रैकेट के बाहर है, जिसको हम सिंपल आयन बोलते हैं। तो क्या यहां ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है? नहीं है। क्या है? ब्रोमाइड। ये कैसे आयनित होगा? ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2 ब्रोमाइड है, तो लिखिए 2Br-। और ये कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन PTNH3 4Cl2, यहां -2 तो इस पे +2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आयन ब्रोमाइड है, इसलिए ये श्वेत अवक्षेप व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। यहां ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है, तो ये AgNO3 के साथ AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा। कैसे आयनाइज होगा? Cl- एक ही क्लोराइड है, उसके बाद CONH3 SO4। अब इस पे चार्ज है -1, तो इस पे होगा +1, क्योंकि ये क्लोराइड मौजूद है, इसलिए ये AgNO3 के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा। अब यहां पे भी देखिए, ये क्लोराइड है, कैसे आयनित होगा? 2 Cl है, तो 2 क्लोराइड आयन देगा, 2 मोल क्लोराइड आयन। और फिर ये कॉम्प्लेक्स PTNH3 और ये Br2, क्योंकि इस पे चार्ज है 2 क्लोराइड पे -2, तो इस पे होगा +2, तो इसमें भी क्लोराइड आयन है, इसलिए ये भी AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा। लेकिन यहां क्या है? सल्फेट। ये कैसे आयनित होगा? SO4 -2 और ये कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 Cl और इस पे चार्ज, क्योंकि इस पे -2 तो इस पे +2, सल्फेट है। ये सल्फेट का टेस्ट देगा, लेकिन क्लोराइड का नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर विल बी दीज 2 ऑप्शंस। ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं, बी भी सही है और सी भी सही है। बी के ब्रैकेट के बाहर भी क्लोराइड है और इसके ब्रैकेट के बाहर भी क्लोराइड है, तो ये दोनों लवण AgNO3 विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देंगे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, यहां सिल्वर नाइट्रेट की जगह मैं कर देता हूं बेरियम क्लोराइड। निम्न में से किस संकुल लवण का जलीय विलयन बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देगा? तो अब देखिए, बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी कब आता है? व्हाइट पीपीटी बेरियम क्लोराइड के साथ तब आता है, जब अब एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा चुका हूं, जब इसमें होता है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम +2 आयन सल्फेट से कंबाइन होकर बनाता है बेरियम सल्फेट और इसका हमें श्वेत अवक्षेप यानी व्हाइट पीपीटी प्राप्त होता है। तो आपको बस इतना देखना है कि इनमें से किसमें ब्रैकेट के बाहर सल्फेट आयन मौजूद है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो सिंपल आयन होगा सल्फेट, तो वो बेरियम क्लोराइड के साथ श्वेत अवक्षेप देगा। क्या यहां सल्फेट आयन है ब्रैकेट के बाहर? नहीं है, तो ये नहीं देगा। क्या यहां सल्फेट है ब्रैकेट के बाहर? नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका किसी का भी केमिकल टेस्ट कॉम्प्लेक्स आयंस या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं देते हैं, केवल किसका देते हैं? जो ब्रैकेट के बाहर है। तो यहां ब्रोमाइड, यहां क्लोराइड, यहां भी क्लोराइड और यहां है ब्रैकेट के बाहर सल्फेट, तो इसलिए इस लवण का जलीय विलयन बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आपको देगा। अब देखिए, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं, इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, PDF फाइल मिलेगी, उससे आप पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर एक तरीके के हैं, एक जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया,
फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला है FeSO4, इसका जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन हमें फेरस आयन का रासायनिक परीक्षण देता है, केमिकल टेस्ट देता है। फेरस आयन का रासायनिक परीक्षण देता है, लेकिन एक ये सॉल्ट है K4FeCN6 जो कि संकुल लवण है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसका जलीय विलयन फेरस आयन का केमिकल टेस्ट हमें नहीं देता है। क्यों, समझाइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हम लिखेंगे फेरस सल्फेट एक एकल लवण है, सिंगल सॉल्ट है, जो कि जलीय विलयन में निम्न प्रकार से आयनित होकर फेरस आयन देता है। फेरस सल्फेट इज ए सिंगल सॉल्ट which is completely ionized in the following manner in aqueous solution and it gives ferrous ion। तो इसके जलीय विलयन में फेरस आयन उपस्थित होने के कारण ये फेरस आयन का रासायनिक परीक्षण देता है। अब इसकी बात करते हैं K4FeCN6। K4FeCN6 एक संकुल लवण है, यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसलिए ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है। ये जलीय विलयन में निम्न प्रकार से आयनित होकर सरल आयन, सिंपल आयन K+ देता है और संकुल आयन FeCN6-4 देता है। संकुल आयन जो है FeCN6-4 ये जलीय विलयन में पर्याप्त स्थायी है। दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन और इसी कारण ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त या वियोजित नहीं होता है। बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज क्वाइट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी इनमें टूटेगा नहीं फेरस और साइनाइड, और इसलिए इसके जलीय विलयन में मुक्त अवस्था में फेरस आयन नहीं होने के कारण ये फेरस आयन का रासायनिक परीक्षण नहीं देता है। Therefore, no Fe+2 ion is present in the aqueous solution of this salt. Therefore, it does not give chemical test of ferrous ion. तो मुझे लगता है आपको आंसर समझ में आ गया होगा। फेरस सल्फेट एकल लवण है, इसलिए जलीय विलयन में आयनित होकर फेरस आयन देता है, इसीलिए फेरस का रासायनिक परीक्षण देता है। कोई आयन जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होगा तभी आप उसका केमिकल टेस्ट कर पाएंगे। अगर वो बाउंड होगा, बंधित होगा, तो आप उसका परीक्षण नहीं कर पाएंगे। ये संकुल लवण है, जलीय विलयन में आयनित होकर सरल आयन देता है K+ और संकुल आयन FeCN6-4। ये संकुल आयन जलीय विलयन में पर्याप्त स्थायी है, क्वाइट स्टेबल है, इसलिए ये जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होता है और इसी कारण इस संकुल का जलीय विलयन अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देता है, खास तौर से ये फेरस आयन का परीक्षण नहीं देता है। तो इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन Ag+ आयन का केमिकल टेस्ट यानी रासायनिक परीक्षण देता है, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स है AgNH3 का जलीय विलयन Ag+ का रासायनिक परीक्षण नहीं देता है। तो इसका भी सेम आंसर आपको लिखना है। ये एकल लवण है, जलीय विलयन में आयनित होकर Ag+ आयन देता है, इसलिए इस लवण का जलीय विलयन Ag+ का परीक्षण देगा। ये संकुल लवण है और ये जलीय विलयन में आयनित होकर ये सरल आयन क्लोराइड देता है और कॉम्प्लेक्स आयन यानी संकुल आयन देता है AgNH3, इस पे -1 तो इस पे +1। ये संकुल आयन जलीय विलयन में पर्याप्त स्थायी होने के कारण अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होता है, इसलिए इसके जलीय विलयन में Ag+ आयन ना होने के कारण ये Ag+ का रासायनिक परीक्षण नहीं देता। तो ये देखिए वीडियो लेक्चर खत्म होता है जिसमें हमने आपको सिंगल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बताया। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक होते हैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, और इसी के साथ साथ उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका नामकरण IUPAC नामकरण, दैट मींस IUPAC नोमेनक्लेचर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।